हेलो दोस्तों, तो आज है 23 दिसंबर और आप देख रहे हैं लर्न जीके विद तेजे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं वो सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों, हम आज जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे हम उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या पॉइंट्स भी आपको बताएंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम्स के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप उनको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए हमारा आज के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए बीसी सखी योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश यानी यूपी की सरकार ने महिलाओं के लिए बीसी सखी योजना को शुरू किया है। हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकों से जोड़ने की अनूठी पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बीसी सखी योजना या बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी तैनात करने का निर्णय लिया है। यह सखियाँ लोगों की बैंकिंग में मदद करेगी। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीसी सखी अभी कौन सी सरकार ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आपके क्वेश्चन उठ के आ सकता है। और अभी इस पहल की इस पहल का नाम है बीसी सखी योजना। तो दोस्तों, इसमें बीसी की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आपसे पूछ सकता है। तो बीसी की फुल फॉर्म होती है बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट। तो चलिए दोस्तों, हमारे अब उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। या अभी उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि लखनऊ नाम आते ही आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, ये मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ। और इसके मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? योगी आदित्यनाथ। दोस्तों, ये बीजेपी पार्टी से है। इनके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस। दोस्तों, ये मैंने आपको कल भी बताया था। राजकीय फूल है पलाश। राजकीय वृक्ष है अशोक। लोकसभा सीट है 80। राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 404। और दोस्तों, इसका एक पड़ोसी देश भी है कौन सा? नेपाल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दोस्तों, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और उठता है। दिल्ली को अगर मिला दे तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। दोस्तों, हम आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट्स बता देंगे कि मेरे को लगता है कि आई होप कि यूट्यूब पे और कोई ऐसे इतने पॉइंट्स नहीं बताता होगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में तेज़ी से फैलने वाला कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है? तो दोस्तों, अभी ब्रिटेन में तेज़ी से फैलने वाला कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अब दोस्तों, ये अभी 2020 में बहुत चर्चा में रहा है टॉपिक कौन सा? कोरोना वायरस का। दोस्तों, अभी ब्रिटेन में इसका एक नया स्ट्रेन पाया गया है। दोस्तों, ये बहुत तेज़ी से फैलता है। अब इसके बारे में अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जानेंगे। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का यानी कोविड-19 का नया स्ट्रेन पाया गया है और इसे B.1.1.7 नाम दिया गया है। यह नया कोरोना वायरस स्ट्रेन 70% तेज़ी से फैलता है। तो दोस्तों, अब देख लीजिए, पहला मान लो ये पहले वाला कोरोना वायरस है और ये दूसरा वाला कोरोना वायरस है। दोस्तों, जो पहले वाला कोरोना वायरस था वो जिस गति से फैलता था ये उससे 70% तेज़ी गति से फैलता है। तो दोस्तों, ये ज़्यादा हानिकारक है। तो चलिए दोस्तों, अब कोरोना वायरस की बात यहाँ पे हो रही है तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, इसका वैसे WHO ने ऑफिशियल नाम क्या दिया है? कोविड-19। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी।
वुहान शहर से पहले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया है। तो दोस्तों क्या है कि जो कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी, ये तो वैसे आप सब जानते होंगे, चीन के वुहान शहर में एक लैब था, वहाँ से कोरोना वायरस लीक हुआ था, मतलब उसकी शुरुआत हुई थी। दोस्तों चीन वुहान शहर से जो कोरोना वायरस फैला है उसका WHO ने क्या नाम दिया ऑफिशियली, कोविड-19। अभी यहाँ पे ब्रिटेन की भी जिक्र हो रहा है, तो ब्रिटेन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ब्रिटेन UK में है। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है लंदन, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। दोस्तों बोरिस जॉनसन की बात हो रही है तो इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अभी भारत की 26 जनवरी की परेड में ये बोरिस जॉनसन है मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। और दोस्तों ये 26 साल बाद ऐसा होगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत की 26 जनवरी की परेड में मुख्य गेस्ट के रूप में आएंगे। और दोस्तों ये ऐसे 5वें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होंगे जो भारत में आएंगे। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदल स्टील पावर कंपनी के नए वित्तीय मुख्य अधिकारी कौन बने हैं? तो दोस्तों जिंदल स्टील पावर कंपनी के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं हेमंत कुमार। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। और दोस्तों JSPL की फुल फॉर्म क्या होती है? दोस्तों अभी ये वही कंपनी है जिसका अपनों ऊपर जिक्र किया है। दोस्तों JSPL की फुल फॉर्म होती है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। यह भारतीय इस्पात और ऊर्जा कंपनी है। दोस्तों स्टील को जो है वो हिंदी में इस्पात बोलते हैं। इसके संस्थापक है OP जिंदल। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। इसके अध्यक्ष हैं नवीन जिंदल और इसके MD है VR शर्मा। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA में दिल्ली की मुख्य टीम का सीनियर कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA में दिल्ली की मुख्य टीम के सीनियर कोच के रूप में राजकुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों विराट के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ में दिल्ली की मुख्य टीम का सीनियर कोच नियुक्त किया गया है। दोस्तों अब यहाँ मतलब बात पता चलती है कि जो राजकुमार शर्मा है ये पहले विराट कोहली के बचपन के कप्तान भी रह चुके हैं। और दोस्तों विराट कोहली जो है भारतीय क्रिकेट के कप्तान है। तो चलिए दोस्तों अब DDCA की बात हो रही है तो DDCA के बारे में जान लेते हैं। DDCA की फुल फॉर्म क्या होती है? दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, यानी दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ। इसकी स्थापना हुई थी 1883 में। इसका मुख्यालय है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। इसके अध्यक्ष है रोहन जेटली और इसके सेक्रेटरी है विनोद तिहारा। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो दोस्तों अभी बिहार में पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों देश का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला शीशे का पुल यानी ग्लास ब्रिज बिहार के राजगीर शहर में बनाया गया है। देश का पहला ग्लास ब्रिज उत्तराखंड के ऋषिकेश में बना लक्ष्मण झूला है। पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए इस ब्रिज का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट पता चलता है कि ये जो बिहार में जो ग्लास ब्रिज बना है वो देश का दूसरा ग्लास ब्रिज है। और दोस्तों ये देश का दूसरा ग्लास ब्रिज है, पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज है। और दोस्तों पहला ग्लास ब्रिज जो था वो कहाँ पे बना था? उत्तराखंड के ऋषिकेश में। और दोस्तों उसको किस नाम से जाना जाता है? लक्ष्मण झूला। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो आप इसको अच्छे से याद करिएगा। अब दोस्तों इस जो क्वेश्चन में बिहार का जिक्र हुआ है तो अभी बिहार के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 में। इसकी राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। दोस्तों अभी बिहार के इलेक्शन जो हुए थे उसमें नीतीश कुमार जी ने चुनाव जीते थे
और ये अभी 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों इसके लिए इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप उसको जाके देख लीजिएगा। तो दोस्तों इसके गवर्नर है फागू चौहान, इसके मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। इसकी लोकसभा सीट है 40, राज्यसभा सीट है 16 और विधानसभा सीट है 243। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी कौन करेगा। तो दोस्तों अभी ब्रिटेन G7 शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी करेगा, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों 2021 में ब्रिटेन की अध्यक्षता में G7 बैठक होनी है। इस बैठक में चीन की बढ़ती ताकत के खिलाफ एक व्यापक गठबंधन बनाने पर जोर दिया जाएगा। दोस्तों ये जो है कि अभी हमने ब्रिटेन के बारे में तो अभी पढ़ा ही था कि ब्रिटेन की कैपिटल क्या होती है, लंदन। ब्रिटेन की जो मुद्रा या करेंसी क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, बोरिस जॉनसन। और दोस्तों हमने बोरिस जॉनसन के बारे में भी बहुत सारे पॉइंट्स जाने थे जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब G7 ग्रुप की बात हो रही है, तो G7 ग्रुप के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये G7 के मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ 7। दोस्तों ये 7 देशों का समूह है। अब ये 7 देश कौन कौन से हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1975 में। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 5वीं वार्षिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2020 को संबोधित किया है। तो दोस्तों अभी एस जयशंकर ने 5वीं वार्षिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2020 को संबोधित किया है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 5वें संस्करण का आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा कार्नेगी इंडिया के सहयोग से वर्चुअली किया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा 8th क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने भूमि विवादों को ख़त्म करने के लिए विरासत योजना को शुरू किया है। तो दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने भूमि विवादों को ख़त्म करने के लिए विरासत योजना को शुरू किया है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की सरकार ने गाँवों में उत्तराधिकार को लेकर उपजे भूमि विवादों को ख़त्म करने और तहसील और जिला स्तर पर भारी भरकम मामले बनाने वाले संपत्ति के मुकदमों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में 2 महीने तक चलने वाले विशेष विरासत अभियान को शुरू किया है। तो दोस्तों अभी इसमें उत्तर प्रदेश की भी बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही जाना है कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ। दोस्तों लखनऊ आते ही आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के जो CM है वो है योगी आदित्यनाथ, जो BJP पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है। तो दोस्तों 2020 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 6ठा संस्करण बनाया जा रहा है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का 6ठा संस्करण 22 से 25 दिसंबर तक वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगे और उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू द्वारा समापन किया जाएगा। इस महोत्सव को विज्ञान के क्षेत्र में नई नई तकनीकी रिसर्च, वैज्ञानिक आविष्कार, लघु फिल्म, इंडस्ट्री एक्सपो आदि जैसी खोजों पर प्रदर्शन किया जाएगा। तो दोस्तों अभी का जो ये 2020 का जो संस्करण है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का, उसकी थीम क्या है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों ये जो थीम से रिलेटेड है, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। दोस्तों इसकी थीम है आत्मनिर्भर भारत एवं विश्व कल्याण हेतु विज्ञान। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है, ONGC ने किस राज्य में भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन खोला है। तो दोस्तों अभी
ओएनजीसी ने पश्चिम बंगाल में भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन खोला है, तो हमारा ये ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, ओएनजीसी ने भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन खोला है और इसे पश्चिम बंगाल के अशोकनगर में खोला गया है। ओएनजीसी ने भारत की 8 उत्पादक बेसिन की खोज के बाद 7 में उत्पादन शुरू भी कर दिया है, जो भारत के तेल व गैस रिजर्व के 83% उसे मेन है हिस्से को कवर करता है। और ओएनजीसी जो देश का सबसे बड़ा तेल व गैस उत्पादक है, वह देश के हाइड्रोकार्बन उत्पादन में 72% दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, योगदान करता है। तो चलिए, अब इसमें पश्चिम बंगाल की बात हो रही है तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी राजधानी है कोलकाता। कोलकाता दोस्तों हुगली नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। गवर्नर है जगदीप धनखड़। मुख्य न्यायाधीश है TBN राधाकृष्णन। इसकी लोकसभा सीट है 42, राज्यसभा सीट है 16 और विधानसभा सीट है 294। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वें इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक किस देश की अध्यक्षता में की गई है। तो दोस्तों, 20वें इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक UAE देश की अध्यक्षता में की गई है, तो हमारा ये ऑप्शन सही है। तो चलिए, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, UAE की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक के 20वें संस्करण का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे UAE की बात हो रही है तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं UAE की फुल फॉर्म क्या होती है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों, इसकी राजधानी है अबू धाबी। इसकी मुद्रा है UAE दिरहम और इसके राष्ट्रपति है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। और दोस्तों, अभी UAE के अभी चर्चा में भी है क्योंकि अभी IPL 2020 का जो संस्करण है वो UAE में ही आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, UAE में अभी एक इम्पोर्टेंट और लाइन है कि UAE के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्यालय है। तो दोस्तों, ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है ICC, ये पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट को रेगुलेट करता है। अब दोस्तों, ये बात हो रही है तो हमने कल इसके बारे में और 2 पॉइंट जाने थे कि पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल को रेगुलेट कौन करता है, FIFA, और पूरे वर्ल्ड में टेनिस को कौन रेगुलेट करता है, ATP। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। तो दोस्तों, अभी सिंगापुर की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है, तो हमारा B ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, सिंगापुर की स्ट्रीट फूड हॉकर कल्चर को यूनेस्को द्वारा अपनी प्रतिष्ठित मानवता की सांस्कृतिक विरासत, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, कि प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, अब सिंगापुर की बात हो रही है तो सिंगापुर के बारे में थोड़ा जानते हैं। सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी। मुद्रा है इसकी सिंगापुर डॉलर। इसके राष्ट्रपति है हलीमा पाकूब। इसके प्रधानमंत्री है ली सीन लुंग। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 दिसंबर 2020 को सौरमंडल के कौन से 2 बड़े ग्रह लगभग 400 साल बाद सबसे नज़दीक दिखाई दिए हैं। तो दोस्तों, अभी 21 दिसंबर 2020 को सौरमंडल के बृहस्पति और शनि 2 बड़े ग्रह लगभग 400 साल बाद सबसे नज़दीक दिखाई दिए हैं, तो हमारा ये ऑप्शन सही है। तो चलिए, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, पिछली बार इस तरह की खगोलीय घटना 17 जुलाई 1623 को हुई थी। दोस्तों, ये डेट जो होती है ये मेन होती है, तो आप इसको याद करिएगा। इसके बाद यह नज़ारा 15 मार्च 2080 को देखा जाएगा। 21 दिसंबर का दिन साल का सबसे छोटा दिन होता है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 के विजेता का नाम बताइए। तो दोस्तों, BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 के विजेता है लुइस हैमिल्टन।
तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 जीता है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने NPCI के सहयोग से रुपे सेलेक्ट संपर्क रहित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों, अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको CBI भी बोलते हैं, उसने NPCI के सहयोग से रुपे सेलेक्ट संपर्क रहित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के सहयोग से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी CBI ने रुपे सेलेक्ट नाम से एक संपर्क रहित क्रेडिट डेबिट कार्ड का एक अनूठा संस्करण लॉन्च किया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष किस दिन आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों, प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस आयोजित किया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि ये क्यों बनाया जाता है। दोस्तों, भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती मनाने के लिए 2012 से हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसकी याद में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती या फिर इनकी याद में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 भारत वियतनाम आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और वियतनाम के बीच कितने समझौते ज्ञापनों पर और समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो दोस्तों, 2020 भारत वियतनाम आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और वियतनाम के बीच 7 समझौतों ज्ञापनों और समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन चुआन फूक ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 21 दिसंबर 2020 को आयोजित भारत वियतनाम वर्चुअल समिट को संबोधित किया। भारत और वियतनाम ने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलेन रोलासन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रतिवर्ष दिया जाता है? तो दोस्तों, ये एक अवार्ड है हेलेन रोलासन पुरस्कार। दोस्तों, ये खेल के क्षेत्र में यानी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हर वर्ष दिया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, हेलेन रोलासन BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड प्रतिकूलता के सामने उत्कृष्टता उपलब्धि के लिए एक विशेष पुरस्कार है। दोस्तों, विजेता का चयन BBC स्पोर्ट्स द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है और BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड समारोह में प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए गतका, कलारीपयट्टू, थांग ता और मलखंबा को नए खेल के रूप में पेश किया गया है। 2021 संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए गतका, कलारीपयट्टू, थांग ता और मलखंबा को नए खेल के रूप में पेश किया गया है। 2021 संस्करण की मेजबानी हरियाणा राज्य करेगा। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, खेल मंत्रालय ने 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने को मंजूरी दे दी है, जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का एक हिस्सा है, जो हरियाणा में आयोजित होने वाला है। दोस्तों, 4 नए खेल हैं, गतका, कलारीपयट्टू, थांग ता और मलखंबा। तो चलिए दोस्तों हमारे 20th और लास्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने हाल ही में 2020 भारत जापान संवाद सम्मेलन को संबोधित किया। यह वार्षिक सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो दोस्तों,
पीएम मोदी ने हाल ही में 2020 भारत जापान संवाद सम्मेलन को संबोधित किया। यह वार्षिक सम्मेलन का छठा संस्करण था। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 21 दिसंबर 2020 को आयोजित भारत जापान SAMVD यानी संवाद सम्मेलन के छठे संस्करण को संबोधित किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने भारत में पारंपरिक बौद्ध साहित्य और शास्त्रों की एक लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव रखा है। तो दोस्तों, हमारा आज के वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, लास्ट में बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो, या आपको अपने घर या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो, तो आप स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और आपको हम हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे देंगे, जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।